नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 विज्ञान में पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, आइए इसको जानने से पहले हम कुछ उदाहरणों पर चर्चा करते हैं। कभी आपने पानी में डूबी हुई पेंसिल देखी है? जब वो पानी में आप पेंसिल को आधा डुबोते हैं तो एक सीधी पेंसिल जो होती है हमारी, मान लीजिए इस प्रकार की सीधी पेंसिल है, तो वो थोड़ी सी जहाँ से पानी में डूबी हुई है वहाँ से टेढ़ी दिखाई देती है, तिरछी दिखाई देती है। ऐसा कैसे हो गया? पेंसिल तो सीधी थी, पानी में से फिर बाहर निकालेंगे पेंसिल आपको सीधी दिखाई देगी, लेकिन जैसे पानी में डालते हैं पेंसिल आपके लिए टेढ़ी दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? आइए इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो अब ये जो मैंने आपको उदाहरण दिया, एक्चुअली में ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो अपवर्तन क्या है? तो अपवर्तन को जानने में हम देखें कि अभी हमने पेंसिल को किन दो माध्यमों में रखा। हमने मान लीजिए हमारे पास एक पानी का गिलास भरा हुआ है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है और मैंने एक पेंसिल इसके अंदर डुबो दी। जब आप इस प्रकार से पेंसिल डुबोते हैं तो पेंसिल का आधा भाग हवा में रहता है और आधा भाग पानी में रहता है। इतना भाग पानी में रहता है, इतना भाग हवा में रहता है। तो जो आपकी आंखों तक पेंसिल के पानी वाले भाग से जो प्रकाश की किरण पहुंचती है और हवा वाले भाग से जो प्रकाश की किरण पहुंचती है, दोनों में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, दोनों की चाल में अंतर आ जाता है, दोनों की दिशा में अंतर आ जाता है। इस कारण से पेंसिल थोड़ी सी आपको मुड़ी हुई दिखाई देती है। अभी मैंने सीधी पेंसिल बनाई है, लेकिन जब आप देखेंगे तो ये मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो ये किस प्रकार और कैसे मुड़ी हुई दिखाई देती है? तो इसका एक छोटा सा कारण हमारा, जैसे मैंने बताया कि जब प्रकाश अलग अलग माध्यम में गति करता है ना, अलग अलग कौन से माध्यम, चाहे वो हवा का माध्यम हो सकता है, चाहे वो कांच का माध्यम हो सकता है, चाहे वो पानी का माध्यम हो सकता है, चाहे वो तारपीन का माध्यम हो सकता है, चाहे वो केरोसिन का माध्यम हो सकता है, यानी ऐसे माध्यम जो पारदर्शी है, उन माध्यमों में जब प्रकाश की किरण गति करती है तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। और जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अपना चाल भी बदल लेता है, साथ ही साथ अपना रास्ता भी बदल लेता है। इन कारणों से हमें जो है इस प्रकार की घटनाएं दिखाई देती है। तो थोड़ा सा हम अपवर्तन को और देखें तो मान लीजिए मैंने एक ये रेखा बनाई है, इसके ये बॉक्स बनाया है, ये एक कांच का बॉक्स है और इधर हमारा हवा या वायु का माध्यम है। एक प्रकाश की किरण इस प्रकार से इस पर आपतित होती है। जब प्रकाश की किरण आती है, यदि ये माध्यम नहीं होता तो हम जानते हैं कि प्रकाश तो सीधी रेखा में ही गमन करता है, तो ये इस प्रकार से सीधी रेखा में ही गमन करता रहता, जाता रहता है। लेकिन नहीं, यहाँ पर से इस लाइन के यहाँ से प्रकाश की किरण अपना माध्यम बदल रही है। अभी तक ये हवा में चल रही थी, अब ये कांच में चल रही है। तो कांच में चलने पर ये अपने रास्ते को बदल लेगी। रास्ते को बदल लेगी यानी क्या हो सकता है? ये प्रकाश की किरण अभी ऐसे जा रही थी, कोई माध्यम नहीं होता तो ऐसे ही जाती रहती, लेकिन अब ये या तो ऐसे रास्ता बदल लेगी या ऐसे रास्ता बदल लेगी, या तो इस ओर चली जाएगी या इस ओर चली जाएगी। लेकिन हम कोशिश करते हैं, पता करते हैं किस ओर जाएगी। तो इसके लिए एक छोटा सा नियम होता है। उस नियम के लिए हमें पहले जहाँ पर भी आपतन बिंदु है, अर्थात जहाँ पर प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, उस बिंदु पर हम सतह के लंबवत एक अभिलंब की कल्पना करते हैं। ये हो गया हमारा अभिलंब। अभिलंब के बारे में हमने परावर्तन के नियम के समय भी पढ़ा था, तो यहाँ पर भी ये कि अभिलंब हो गया। इस अभिलंब की सहायता से हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि प्रकाश की किरण किधर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा सा नियम आप लोगों को याद रखना है, एक छोटी सी बात याद रखना है कि जब भी प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, विरल और सघन को आप समझ रहे हैं, विरल माध्यम और सघन माध्यम,
विरल माध्यम यानी हवा और यदि हम पानी की तुलना करें तो हवा और पानी में हवा विरल माध्यम हो गया, हवा की तुलना में पानी सघन माध्यम हो गया। यदि हम हवा और कांच की बात करें तो हवा एक विरल माध्यम हो गया और कांच हवा की तुलना में सघन माध्यम हो गया। यदि हम पानी और कांच की बात करें तो कांच की तुलना में पानी विरल हो गया और कांच हवा पानी की तुलना में सघन माध्यम हो गया। तो ये एक सघनता और विरलता होती है। ये सघनता और विरलता प्रकाशीय घनत्व से नापी जाती है, यानी जिसका प्रकाशीय घनत्व ज़्यादा होता है उसे हम सघन माध्यम कहते हैं और जिसका प्रकाशीय घनत्व कम होता है उसे हम विरल माध्यम कहते हैं। तो यह मोटी मोटी तौर पर यह समझ लीजिए कि हवा चूँकि गैसीय माध्यम है तो ये लगभग विरल जैसा है। मोटे मोटे तौर पर पानी एक तरल माध्यम है तो हवा की तुलना में थोड़ा सा सघन हुआ। कांच एक ठोस माध्यम है, ठोस पारदर्शी माध्यम है तो ये पानी की तुलना में और सघन हुआ। तो ये सघनता और विरलता के बारे में बात हुई। तो जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो ये हमेशा अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की तरफ जाने लगती है। तो अभी प्रकाश की किरण का रास्ता ये होना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये हवा एक विरल माध्यम है, कांच एक सघन माध्यम है, तो प्रकाश की किरण जब कांच में प्रवेश करेगी तो ये अभिलंब यानी इस रेखा की ओर झुक जाएगी, यानी लगभग इस रास्ते को अख्तियार करेगी और आगे बढ़ेगी। ये जो घटना होती है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपना रास्ता बदल लेता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, ये घटना अपवर्तन कहलाती है। ठीक है, पुनः एक बार बता दूं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब वह अपने रास्ते से विचलित हो जाती है। अपने रास्ते से विचलन होने की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। प्रकाश के अपवर्तन के कुछ नियम भी होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के क्या नियम होते हैं? तो जैसे हमने परावर्तन के लिए पढ़े थे वैसे ही अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। पहली बात, यहाँ पर ये वाली किरण जो हो गई हमारी आपतित किरण, ये वाली हमारी किरण हो गई अपवर्तन की घटना हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं हम अपवर्तित किरण। और ये हमारा हो गया अभिलंब। जैसा हमने पहले परावर्तन के नियम के समय बात करी थी कि आपतित, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होता है, ऐसा का ऐसा यहाँ पर भी होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या नियम हो गया? आपतित किरण, यहाँ अपवर्तन की घटना हुआ इसलिए हम बोलते हैं अपवर्तित किरण, और अभिलंब, ये तीन रेखाएं यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। तीनों को अलग अलग पहचानना आपको आना चाहिए। ये तीनों एक ही तल में होते हैं। यह हमारा पहला नियम होता है। दूसरा नियम, परावर्तन से यदि तुलना करें तो चूंकि वहाँ दोनों कोण बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ दोनों कोण बराबर नहीं है। आप देख रहे हैं चूंकि प्रकाश की किरण यहाँ झुक रही है तो निश्चित ही ये वाला कोण का मान ज़्यादा होगा, ये वाला कोण का मान कम होगा। इस कोण को हम अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को हम वही आपतन कोण बोलते हैं। इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंट या आई से प्रदर्शित करते हैं। अभिलंब और अपवर्तित किरण, इन दोनों किरणों के बीच का जो ये वाला कोण है इसे हम अपवर्तन कोण कहते हैं। रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। तो वहाँ वो रिफ्लेक्शन था, यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ। ठीक है, तो इसलिए आर आर दोनों जगह लेते हैं लेकिन दोनों का मतलब अलग है। वहाँ पर आर का मतलब परावर्तन कोण था परावर्तन की घटना में, आपतन की घटना में यहाँ आर का मतलब अपवर्तन कोण हुआ। ठीक है, यहाँ पर एक नियम यह होता है कि आपतन कोण की ज्या मतलब साइन, कि आपतन कोण की साइन और अपवर्तन कोण का साइन में एक निश्चित अनुपात होता है।
आपतन कोण की ज्या को हम साइन पढ़ते हैं। गणित में आप लोगों ने पढ़ा होगा, साइन का मतलब ज्या होता है हिंदी में। और अपवर्तन कोण की ज्या में किसी माध्यम के लिए एक निश्चित अनुपात होता है। किसके लिए? किसी निश्चित माध्यम के जोड़े के लिए। किसी माध्यम के जोड़े के लिए बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने पानी और कांच ले लिया उसके लिए भी वही हुआ, पानी और हवा ले ली तो उसके लिए भी ये हुआ, नहीं। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक दो कोई हम माध्यम ले ले, मान लीजिए यहाँ पर हमने लिया हवा और कांच, तो हवा और कांच के माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है। इस निश्चित अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं। तो इसे कैसे लिखते हैं, मैं लिख देता हूँ। आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण क्या है हमारा? आई, तो साइन आई, ये हो गया आपतन कोण की ज्या। और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात हुआ, एक नीतांक हुआ। इस नीतांक को हम बोलते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष, यानी हवा के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इस नीतांक को हम क्या बोलते हैं? इस नीतांक को अपवर्तनांक, अपवर्तन का अंक, अपवर्तनांक कहते हैं। किसका अपवर्तनांक? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो यह बात आपको याद रखना है। तो ये दो नियम हैं हमारे, इनको भी आप लोगों को याद रखना है कि पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है आपका कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, मतलब साइन आई और साइन आर में एक निश्चित अनुपात होता है किसी माध्यम के जोड़े के लिए, उसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एक अपवर्तनांक की घटना के बारे में छोटी सी जानकारी हुई। ठीक है, यहाँ मैं आप लोगों को याद रखने के लिए एक बात बता देता हूँ, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, उससे आपको हमेशा याद रहेगा कि अपवर्तन की घटना में प्रकाश की किरण कब अभिलंब की ओर झुकेगी और कब अभिलंब से दूर हटेगी। याद रखना चाहेंगे, क्योंकि कई बार हमें कन्फ्यूजन हो जाता है। हमें ऐसा लगता है कि सघन माध्यम में जाएगी तब अभिलंब की ओर झुकेगी, या विरल माध्यम में जाएगी तब अभिलंब की ओर झुकेगी। तो इसके लिए आप छोटा सा एक कहानी याद रखिए, एक दृष्टांत याद रख लीजिए। मान लीजिए एक माँ और एक उसका छोटा सा बच्चा बाज़ार जा रहे हैं, है ना। तो बाज़ार जाने का रास्ता वो कॉलोनी में से निकलते हैं, और कॉलोनी में से निकलते ही वो बाज़ार, कॉलोनी की गली में से निकलते ही वो अब बाज़ार की गली में पहुंचते हैं। ठीक है, तो निश्चित ही कॉलोनी का जो रोड है, जो रास्ता है, वो एक विरल माध्यम के तुल्य है, क्योंकि वहाँ पर लोग बहुत कम हैं। और जो बाज़ार का जो रास्ता है, बाज़ार की जो गली है, वो वहाँ पर लोग बहुत अधिक है, तो उसे हम एक सघन माध्यम मान लें। ठीक है, तो एक बच्चा, माँ को हम मान लें एक अभिलंब की तुलना है कि माँ अभिलंब के तुल्य है, तो जो बच्चा है वो प्रकाश की किरण हो गया। ठीक है, तो जो बच्चा जब विरल माध्यम है, जब वो माँ से दूर दूर रहता है, दूर दूर चलते हुए खेलते हुए जाता रहता है, लेकिन जैसे ही वो बाज़ार में पहुँचता है, यानी सघन माध्यम में पहुँचता है, कॉलोनी की गली से बाज़ार की गली में पहुँचता है, वो झट से माँ के पास आ जाता है ना माँ के पास। क्यों? क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि मैं भीड़ में खो ना जाऊँ। तो ऐसा है कि ऐसा ही आप मान लीजिए कि जब भी सघनता आती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर पास आ जाती है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है, अपनी माँ के पास आ जाती है, ताकि वो कहीं इधर उधर हो ना जाए। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि कब प्रकाश की किरण अभिलंब की तरफ झुकती है कि अभिलंब से दूर हटती है। वही बच्चा जब वापस बाज़ार से कॉलोनी में पहुँचेगा तो फिर माँ से दूर चलेगा, क्योंकि वो दूर खेलने कूदने की स्थिति में रहता है। तो इस प्रकार से जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में पहुंचेगी तो अभिलंब की तरफ झुकेगी, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तब वो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, तो इन दोनों बातों को आपको याद रखना है।